अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद है आप सब बच्चे खैरियत से होंगे और अपनी खूब एजुकेशन पे फोकस कर रहे होंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे लिए ये मंथ बड़ा अहम है और इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि ये बेसिक फाउंडेशन मेकिंग डेज़ हैं। अगर इसके ऊपर हम भरपूर काम करेंगे, बड़ी मेहनत से काम करेंगे, तो हमारी बेसिक्स अच्छी बन जाएंगी और अगर हमारी बेसिक बेहतर बन गई तो इंशाल्लाह हम इस कोर्स को बासानी क्वालिफाई कर सकेंगे इंशाल्लाह। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कल हम लॉ ऑफ डिमांड पे बात कर रहे थे। आप जानते हैं कि इकोनॉमिक्स के हवाले से लॉ ऑफ डिमांड की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। हमने काम का आगाज़ कुछ इस तरह से किया था कि हमने कहा था कि देखिए, हम इसको इस तरह लेके चलेंगे कि सबसे पहले तो हमने कहा था कि जी we will discuss the assumptions of the law of demand के सबसे पहले हम इसकी assumptions पे बात करेंगे, उसके बाद हम इसकी डिस्क्रिप्शन पे बात करेंगे, उसके बाद हम इसके स्केड्यूल पे बात करेंगे और फिर डायग्राम पे। यहाँ तक हमने काम कर लिया था। हमने क्या काम किया था, एक दफ़ा एक शॉर्ट व्यू लेते हैं, क्विक रिव्यू लेते हैं। सबसे पहले तो हमने ये कहा था कि अगर किसी कंज्यूमर की, अगर हमें लॉ ऑफ डिमांड प्रूव करना है तो हमें ये फ़र्ज़ करना है कि कंज्यूमर की इनकम चेंज नहीं होती, सेम रहती है। इसी तरह हमें फ़र्ज़ करना है कि इस दौरान वेदर या सीज़न में भी कोई चेंज नहीं आता, ये भी सेम रहता है। मार्केट में नंबर ऑफ़ कंज्यूमर भी उतने ही रहते हैं, ना तो फैशन में कोई चेंज आता है। फैशन का मतलब ट्रेंड ऑफ दैट गुड, उस चीज़ का रुझान, ट्रेंड। जैसे कि आप जानते हैं कि हम अगर जीन्स बेच रहे हैं और जीन्स में काफ़ी सारी जीन्स का ट्रेंड है, ब्लू जीन्स है, ब्लैक जीन्स है, बेल बॉटम जीन्स है, बैगी जीन्स है। तो अगर हम बैगी जीन्स बेच रहे हैं तो उसी का रिवाज है, अगर हम बेल बॉटम बेच रहे हैं तो बेल बॉटम का रिवाज है। ऐसा नहीं कि रिवाज चेंज हो जाए। अच्छा, टेस्ट एंड हैबिट भी चेंज नहीं होती और रिलेटेड गुड की प्राइसेस भी चेंज नहीं होती। ये सब कांस्टेंट है या सिर्फ सेम है, अनचेंज्ड है। अच्छा, हाँ, अजम्पशन अगर लिखनी पड़े तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा किसी जगह लिखें कंज्यूमर इनकम इज़ रिमेन सेम, किसी जगह लिखें सीजन इज़ रिमेन अनचेंज्ड, किसी जगह लिखें नंबर ऑफ़ कंज्यूमर्स आर कांस्टेंट। यानी थोड़ा वर्ड बदल बदल के लिखें ताकि आपकी राइटिंग में खूबसूरती आए और आपके एक्सप्रेशन अच्छे लगें। उसके बाद हम कहते हैं कि इन अजम्पशन की बुनियाद पे लॉ ऑफ डिमांड की बात करते हैं। सबसे पहले तो हम कहते हैं कि सेट्रीज पैरिबस या अदर थिंग रिमेन द सेम। आप सब जानते हैं कि सेट्रीज पैरिबस या अदर थिंग रिमेन द सेम का मतलब क्या है। मतलब ये है कि ये जो सारे फैक्टर हैं ये कांस्टेंट हैं। तो ऐसी हालत में अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी, वाइस वर्सा अगर प्राइस कम हो गई तो डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। ये दो बातें हमने लिखी थी वर्ड्स में कल, आज तो एरोस में लिख रहे हैं। तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल द डिस्क्रिप्शन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। अदर थिंग्स रिमेन द सेम, प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस एंड इफ प्राइस डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस। अच्छा, फिर हमने आगे बात की थी स्केजुअल पे। तो स्केजुअल में हमने बात ये की थी कि एक बुनियादी स्केजुअल जिसके अंदर हम मफरूज़ाती तौर पे खुद वैल्यू टेक ओवर कर लेते हैं। इसके अंदर आप एक ट्रेंड ले लें, कम से कम 3 वैल्यूज़ लें। एक बेसिक वैल्यू जिसको हम इनिशियल वैल्यू कहेंगे, उसके बाद एक इंक्रीज़ दिखानी है और एक डिक्रीज़ दिखानी है। तो 3 वैल्यू हो तो काम चल जाता है कि इनिशियल प्राइस हमारी 20 रुपीज़ है, क्वांटिटी डिमांडेड 200 है। अगर प्राइस इंक्रीज़ करती है, हम जाते हैं 20 से 30 पे प्राइस इंक्रीज़ कर जाती है, तो डिमांड जो है वो क्या होगी, डिमांड डिक्रीज़ हो जाएगी, वो 200 से 100 हो जाएगी। अब ये था इंक्रीज़। दूसरी तरफ आप डिक्रीज़ शो करते हैं कि अगर प्राइस जो है वो 20 से 10 हो जाए, यानी प्राइस में कमी आ जाए, तो इसके नतीजे में डिमांड जो है वो 200 से 300 हो जाएगी। यानी 200 से 300 का मतलब ये होगा कि डिमांड में इजाफा हो जाएगा। दिस इज़ व्हाट द स्केजुअल। उसके बाद हमने एक डायग्राम बनाई थी। डायग्राम में हमने ये कहा था कि इसके अंदर भी यही 3 वैल्यूज़ होनी चाहिए, इसके अंदर भी यही 3 वैल्यूज़ होनी चाहिए। कौन सी 3 वैल्यूज़ होनी चाहिए? इस तरफ क्वांटिटी डिमांडेड आ गया, ठीक है जी, इस तरफ प्राइस आ गया, ठीक है जी। अच्छा, और हमने कहा जी क्वांटिटी जो है वो 100 है, 200 है,
300 है। तो पहला जो हमारा एक्सप्लेनेशन है वो हम रखेंगे कैसे, वो हम रखेंगे सिर्फ इस लेबलिंग के ऊपर कि ऑन द एक्स एक्सिस वी हैव टेकन क्वांटिटी डिमांडेड एंड ऑन द वाई एक्सिस वी हैव टेकन प्राइस। तो हम यही रखेंगे। अब जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो बिल्कुल उसी तरह पहले एक इनिशियल प्राइस रखेंगे कि जी इनिशियल प्राइस 20 है और डिमांड जो है वो 200 है। वेयर प्राइस इज 20, डिमांड इज 200, वी आर एट पॉइंट बी। अब इसके बाद एक इंक्रीज करके दिखाएंगे, एक डिक्रीज करके दिखाएंगे। इंक्रीज करके दिखाते हैं, कहते हैं जी अच्छा जनाब बात यह है कि प्राइस जो है वो इंक्रीज कर जाती है, 20 से 30 हो जाती है, तो डिमांड जो है वो कम होके 200 से 100 हो जाती है। यानी प्राइस अगर 20 से 30 हुई तो डिमांड जो है वो 200 से 100 हो जाएगी और हम चले जाएंगे पॉइंट ए पर। और अगर इन केस प्राइस जो है वो आप ये कह सकते हैं कि कम हो गई, तो प्राइस कम होने की सूरत में हम कहते हैं प्राइस जो है 20 से 10 हो गई, 20 से 10 हो गई। प्राइस 20 से 10 हो गई तो डिमांड 200 से 300 हो जाएगी। यानी प्राइस हो गई 20 से 10 तो डिमांड हो गई 200 से 100 और हम चले गए पॉइंट सी पे। तो बी से सी पे हम आ गए और हमने अगर इन तीनों पॉइंट्स को मिला दिया तो हमारे पास बन गया डिमांड कर्व। और सबसे अहम बात क्या थी, हमने कही थी कि आपने ये बताना है कि बाय कंबाइनिंग या ज्वाइनिंग दीज पॉइंट्स वी हैव डिमांड कर्व एंड डिमांड कर्व मूव्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड। और डिमांड कर्व को भी लेबल करना है। और लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड का मतलब ये है कि इन दोनों के दरमियान इनवर्स रिलेशनशिप है, इन दोनों के दरमियान जो है वो नेगेटिव रिलेशनशिप है, जिसका मतलब ये है कि अगर प्राइस कम हुई तो डिमांड ज़्यादा हो जाएगी और अगर प्राइस ज़्यादा हुई तो डिमांड कम हो जाएगी। यानी अगर ये वाला वेरिएबल ओरिजिन की तरफ आएगा तो ये वाला वेरिएबल ओरिजिन से दूर भाग जाएगा और अगर ये वाला वेरिएबल ओरिजिन से दूर जाएगा तो ये ओरिजिन के करीब आ जाएगा। ये दोनों एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में भागेंगे। दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड। तो यहाँ पे आके कल हमने लेक्चर जो है वो ख़त्म कर दिया था। ये काम है कल जो हमने किया था। आज के लेक्चर में, बाकी मानदा लेक्चर में हम क्या करेंगे, आइए आपको बताते हैं कि व्हाट वी हैव टू डू इन द टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर में हम तीन बातें जो रह गई हैं, एक वाई डिमांड कर्व इज़ नेगेटिवली स्लोप्ड, इस लॉ की लिमिटेशन और इस लॉ की इम्पोर्टेंस पे बात करेंगे। ये तीन चीज़ें आज के दिन चलेंगी। चलिए बात शुरू करते हैं। वाई डिमांड कर्व इज़ नेगेटिवली स्लोप्ड। एक दफ़ा ज़रा आप बिल्कुल फ्रेश हो जाइए, हम बात नए सिरे से शुरू करने वाले हैं। मैं ये चाहता हूँ कि आप इस बात को बड़े गौर से सुनें। एग्ज़ामिनर ये कहता है कि हमने जब ये सवाल पेपर में दिया तो स्टूडेंट ने बड़ी आसानी से इसे एक्सप्लेन कर दिया। कहा कि इसकी वजह यह है कि जब प्राइस कम होती है तो डिमांड ज़्यादा हो जाती है और जब प्राइस ज़्यादा होती है डिमांड कम हो जाती है। दिस इज़ व्हाट द रीज़न इज़। एग्ज़ामिनर ने कहा कि भाई जब मैं कह रहा हूँ ना कि डिमांड कर्व नेगेटिवली स्लोप है, तो मैं तो खुद ये बात मान रहा हूँ कि प्राइस के कम होने पर डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। मैं तो इस बात से इत्तफाक कर रहा हूँ कि अगर प्राइस कम हुई डिमांड ज़्यादा हो जाएगी और अगर प्राइस ज़्यादा हुई तो डिमांड कम हो जाएगी। मैं तो इस बात से खुद इत्तफाक कर रहा हूँ। तो मुझे ये बताओ कि इसके बिहाइंड लॉजिक क्या है, इसके बिहाइंड रीज़न क्या है, रीजंस क्या है, ये तुम्हें एक्सप्लेन करना है। तुम्हें ये एक्सप्लेन नहीं करना, वो तो मुझे पता है, इसलिए तो मैंने कहा कि डिमांड का नेगेटिवली स्लोप है। जी बच्चों, बात समझ आई है? बात समझ आई तो जी लिख के एंटर करें। एग्जामिनर क्या पूछ रहा है? वो कहता है कि मैं ये मानता हूँ कि इनमें इन्वर्स रिलेशनशिप है, अगर प्राइस कम हुई डिमांड बढ़ जाएगी। मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि इसके पीछे लॉजिक्स क्या है, इसके पीछे रीजंस क्या है, तुम रीजंस बताओ। तो यहाँ पे एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है कि हम उसे तीन रीज़न बताएं। ये रीज़न मोस्ट ऑफ टाइम पेपर में आती हैं और इसके अंदर से ज़्यादातर एक नंबर का एमसीक्यू आया है
4 दफ़ा, एक ही MCQ 4 दफ़ा। अच्छा, अब सवाल ये है कि क्या रीजंस हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जनाब आप ये कहते हैं कि इससे एक इनकम इफेक्ट पैदा होता है। ये दोनों बातें चैप्टर नंबर 4 में जाके मैंने आपसे पूछनी है, ठीक है। इससे एक इनकम इफेक्ट पैदा होता है। इनकम इफेक्ट का मतलब क्या है? कहते हैं जी प्राइस के कम होने से कंज्यूमर की रियल इनकम बढ़ जाती है। यानी उनका कहना यह है कि ड्यू टू फॉल इन प्राइस consumers real income consumers real income or purchasing power increases। यानी प्राइस के कम होने से कंज्यूमर की रियल इनकम या परचेजिंग पावर इंक्रीज होती है। सो ही और शी बाइज मोर, इसलिए वो ज्यादा खरीदता है। अच्छा जी, तो कहता है कि जी जब प्राइस कम होती है तो रियल इनकम इंक्रीज होती है, परचेजिंग पावर इंक्रीज होती है, इसलिए वो ज्यादा खरीदता है। क्या आप में से कोई बच्चा इसकी वजह बता सकता है कि प्राइस के कम होने से उसकी इनकम कैसे बढ़ गई जी, रियल इनकम कैसे बढ़ गई जी? कोई आइडिया है तो कमेंट्स में लिखिए, देखते हैं आप कितना चले। तुक्का ही सही, तुक्का ही लगाते हैं आज। अच्छा चले, मैं इस पे आपको एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। देखिए फ़र्ज़ कीजिए कि आप जो हैं CA इंटर करते हैं और आप जाते हैं, लेट्स सपोज you are going to work for a after CA suppose you are going to work on a job, और हम कहते हैं आपकी सैलरी जो है वो 1 लाख रुपए है। यू आर अर्निंग 1 लाख इन एज ए योर इनिशियल सैलरी, आप 1 लाख रुपया ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो 1 लाख रुपए आप ले रहे हैं, तो आप मेहनती आदमी है, ज़ाहिर है बात है, ठीक है, मेहनती बच्चे हैं। थोड़ी देर बाद सोचा ही जाता है कि आपकी आमदनी डबल कर दी जाए, आपकी आमदनी डबल कर दी जाए। तो इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि आपकी आमदनी को डबल करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि इसको मॉनेटरी टर्म में 2 लाख कर देते हैं। अच्छा जी, 2 लाख करने से डबल हो गई? क्यों बच्चों, क्यों बच्चों? 2 लाख हो गई तो डबल हो गई ना। अच्छा, डबल हो गई तो क्या आप डबल गुड्स खरीद सकते हैं? अगर आपकी आमदनी डबल है तो क्या आप ज़्यादा चीज़ें खरीद सकेंगे? इज इट सो और नॉट? जी कमेंट्स में वेट कर रहा हूँ यार आपका, जल्दी करें, टाइम थोड़ा। खरीद सकेंगे भाई, 1 लाख होगी, 2 लाख होगी, ज़्यादा खरीदेंगे। सर आमदनी के बढ़ने से लोग ज़्यादा खरीदते हैं, ये तो हमने पहले कहा था, अजम्पशन में भी कहा था एक दफ़ा। लेकिन यहाँ पे हम कहते हैं कि चलें आपकी इनकम हम मॉनेटरी टर्म में चेंज नहीं करते, आप जितनी भी चीज़ें खरीदते हैं उनकी कीमत 50% कम कर देते हैं। क्या प्राइसेस 50% कम करने से आप डबल चीज़ें खरीद सकेंगे कि नहीं? जी शाबाश, प्राइसेस कम करने से आप डबल चीज़ें खरीद सकेंगे नहीं खरीद सकेंगे, आप बताइए। यस, तो साबित हो गया भाई प्राइस के कम होने से आप ज़्यादा बाय कर सकते हैं। मोर यू बाय, आप उतने ही पैसों में पहले से ज़्यादा खरीद सकते हैं। ठीक हो गई जी बात, नो प्रॉब्लम। अब तो बात क्लियर है। अब क्लियर है तो जी लिख के एंटर कर दें कि भाई मेरी सैलरी 1 लाख है, आपने 2 लाख कर दी, मैं डबल चीज़ें खरीद सकता हूँ। लेकिन अगर मैं आपने मेरी सैलरी मॉनेटरी टर्म में वही रहने दी, लेकिन आपने हर जो चीज़ मैं खरीदता हूँ उससे 50% ऑफ कर दिया, तो मैं फिर भी डबल खरीद सकता हूँ, तो सैलरी डबल हो गई। मतलब कहने का क्या हुआ
कि प्राइसेस के कम होने से रियल टर्म में हमारे पैसे में ताकत ज़्यादा आ जाती है, उतने ही पैसों में हम पहले से ज़्यादा खरीद सकते हैं। देयरफॉर प्राइस के कम होने से इनकम इफ़ेक्ट जागता है, और वो इनकम इफ़ेक्ट ये जागता है कि हम उतने ही पैसों में ज़्यादा बाय कर सकते हैं। जब हम ज़्यादा बाय कर सकते हैं तो हम इतने तो शरीफ आदमी नहीं कि हम खरीदे ही ना, ज़ाहिर बात है बाय मोर। देयरफॉर कि ड्यू टू fall in income, sorry, due to fall in price, consumer real income increases, purchasing power increases, so he or she buys more, इसलिए वो ज़्यादा खरीदता है। क्लियर है तो आगे चलते हैं, नहीं तो भाई को कमेंट्स कर दीजिए, मैं आंसर कर देता हूँ। आगे चलें, आगे चलें, ठीक है। अच्छा बच्चों, दूसरी रीज़न कौन सी है? दूसरी रीज़न इसके अंदर बड़ी सिंपल और आसान सी है, और वो रीज़न ये है कि जनाब देयर इज़ आल्सो एन अदर इफ़ेक्ट विच इज़ वी कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट, इज़ कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट। एक और इफ़ेक्ट है जिसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट। अब पहले तो हमने क्या देखा था? पहले हमने देखा था इनकम इफ़ेक्ट, ठीक है जी। फर्स्टली वी saw the income effect, and now we are watching substitution effect. So let's suppose what is meant by substitution effect. देखिए अक्सर ऐसा होता है कि कोई भी पर्सन जब कोई काम करता है या कोई चीज़ यूज़ कर रहा होता है, उसे खबर मिलती है कि जनाब दूसरी चीज़ जो है वो सस्ती हो गई है, तो क्या करता है? पहली वाली चीज़ को दूसरे से अल्टरनेट कर लेता है, ठीक है जी। इसका मतलब ये हो गया कि फ़र्ज़ कीजिए आप पीते थे चाय, सर्दियों के दिन थे, काफ़ी सर्दी थी, धूप भी थी जनाब, उसके साथ साथ फॉग भी थी, सर्दियाँ काफ़ी ज़्यादा थी। लेकिन अचानक खबर मिली कि नेस्कैफ़े वालों ने कॉफ़ी सस्ती कर दी है, और कॉफ़ी की प्राइस जो है वो चाय से भी नीचे ले गए हैं। अब ज़ाहिरी बात है, सर्दियों में कॉफ़ी चाय से ज़्यादा कैफ़ीन और ज़्यादा बेहतर फील होती है। तो आपने क्या किया? आपने चाय छोड़ के कॉफ़ी पीना शुरू कर दी, यानी कि आप एक ऐसे कंज्यूमर हैं जो पहले चाय पीता था और अब कॉफ़ी के मैदान में आ गया, क्योंकि कॉफ़ी सस्ती हो गई है। अब मैं भी आपके घर आता हूँ, आप मुझे भी चाय की बजाय कॉफ़ी पिलाते हैं, मैं खुद भी हैरान होता हूँ कि यार हुआ क्या ऐसा। लेकिन पता चला कि कॉफ़ी की प्राइस कम हुई है और जनाब ने चाय छोड़ के कॉफ़ी पीना शुरू कर दी है। तो ऐसा भी होता है बच्चों कि सम कंज्यूमर्स, बल्कि पहले हमें ये तो लिखना चाहिए कि ड्यू टू फॉल इन प्राइस, ड्यू टू फॉल इन प्राइस। अब देखिए मैं साथ साथ आपको लिखना भी सिखा रहा हूँ, ऐसा ना हो कि लिखना ना आए आपको। ड्यू टू फॉल इन प्राइस सम consumers will alternate the product already using। देखिए इंग्लिश ठीक जा रही है ना। Due to fall in price, some consumers will alternate the product they are. Some consumer will alternate the product ये तो लिखा ही नहीं। Some consumer will alternate the product they are already using with product अंडर डिस्कशन। अंडर डिस्कशन ज़ाहिर है कॉफ़ी इस वक्त अंडर डिस्कशन, जो प्रोडक्ट अंडर डिस्कशन है, रिप्रेजेंटेटिव प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। कि कुछ कंज्यूमर क्या करेंगे, देखेंगे जनाब कॉफ़ी सस्ती हुई है, इसकी कीमत हुई है कम, तो छोड़ो यार ऐसा करते हैं अब हम चाय बंद कॉफ़ी शुरू, अल्टरनेट कर देते हैं। ठीक हो गई जी बात। अच्छा अब दो बातें होंगी। पहली बात ये
कि कीमत के कम होने से परचेजिंग पावर बढ़ी, हमारे रुपए में ताकत बढ़ी और हमने पहले से ज़्यादा ख़रीदा। और दूसरी वजह ये है कि कुछ कंज्यूमर पहले कुछ और यूज़ कर रहे थे, लेकिन सस्ता होने पे अब उन्होंने ये यूज़ करना शुरू कर दिया। दोनों बातें क्लियर हो गई जी? क्लियर है तो जी लिख के एंटर कर दीजिए जी। शाबाश, गुड हो गया, गुड हो गया, शाबाश शाबाश शाबाश, वेल डन जी, वेल डन। अच्छा बच्चों, चलिए बात शुरू करते हैं कि तीसरी रीज़न्स क्या है। तीसरी रीज़न सबसे इम्पॉर्टेंट है और थोड़ी सी जंपी भी है। जंपी इसलिए कि कॉन्सेप्ट अभी पढ़ा नहीं, लेकिन हम उसको रिलेट करने जा रहे हैं। इसमें ये डायग्राम की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने ऐसे ही यहाँ बना दिया था। सिर्फ बताना ये है कि एक मसला है जिसके अंदर ये कहते हैं कि मोर यूनिट्स of a commodity a person has utility falls। किसी बंदे के पास किसी चीज़ की ज़्यादा मिकदार होगी तो यूटिलिटी फॉल करेगी। यूटिलिटी से मुराद यहाँ पे आप ले सकते हैं बेनिफिट, कि अगर किसी बंदे के पास किसी चीज़ की मिकदार ज़्यादा होगी, बेनिफिट कम हो जाएगा। मिसाल, मेरे घर में 4 कुर्सी हैं, हम बड़ी से जा के रखते थे, बड़ा 6 हो गई, फिर भी अच्छा हो गया डाइनिंग टेबल के साथ। जब 12 हुई तो घर वालों ने 2 कुर्सियाँ 4 स्टोर में रख दी, 2 मेरे रीडिंग रूम में ला के रख दी, 2 इधर उधर। अब उनकी बेकदरी शुरू हो गई। अब ज़्यादा चीज़ होगी तो क्या होगी, उसकी बेकदरी होगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि जब किसी चीज़ की मिकदार बढ़ती है तो उसकी बेकदरी होती है, और जब बेकदरी होती है तो देयर फॉर कंज्यूमर लाइक टू पे लेस, इसलिए कंज्यूमर लेस पे करना चाहता है। इसलिए मिकदार बढ़ेगी तो कीमत कम हो जाएगी। अब इसके लिए कोई मिसाल दी जाए। मिसाल ये है कि आप रात के वक्त अपनी मोटरसाइकिल पे आ रहे थे घर की तरफ, एक बंदा स्ट्रॉबेरी लिए आपके घर के पास खड़ा है और वो कह रहा है कि जी मैं ये सारी बेचनी चाहता हूँ। आपने देखा यार सारी स्ट्रॉबेरी तो अच्छी है इसके पास, चलो आज सौदा मारते हैं ज़रा। तो अब स्ट्रॉबेरी अगर तो वो आपने लेनी होती 2 किलो, तो आप कहते हैं यार 100 रुपये किलो चल रही, 100 रुपये किलो ही लूँगा। लेकिन उसके पास थी 5 किलो और उसने कहा बाबूजी सारी ले जाओ। अब बताएं आप 100 रुपये किलो लेंगे? ज़रा बताइए कमेंट में जी। शाबाश। 2 किलो तो ठीक है, 100 रुपये किलो मैं मानता हूँ, लेकिन अगर वो कहता है 5 किलो सारी ले जाओ तो आप 100 रुपये किलो खरीदोगे? चलो बताओ आप क्या रेट लगाओगे जी। शाबाश। व्हाट रेट यू विल से, तुम कितनी प्राइस दोगे? 70 रुपये दे देंगे, ठीक है। मोहम्मद सईद कह रहा है मैं 80 रुपये दे दूंगा, ठीक है जी। और जनाब जो है मोहम्मद हुसैन कह रहा है कि मैं भी 70 दे दूंगा, लेकिन मैं कर समझता हूँ कि आप कर्टसी से काम ले रहे हैं, मुझे लगता है आपने 50 से भी ज़्यादा नहीं देनी। चले एनीवे कोई बात नहीं। और उसने रो पड़ना है, क्योंकि जब कंज्यूमर के काबू सेलर आता है वो भी उसकी छुरी निकाल के देता है जी। अच्छा, अगर दिन के वक्त वो कंज्यूमर का ख्याल नहीं ना करता तो रात के कंज्यूमर भी उसका ख्याल नहीं करता। तो जब ज़्यादा क्वांटिटी होगी तो हम प्राइस लेस ऑफर करेंगे। तो एक रीज़न हो गई मोर यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी ए पर्सन हैज़ यूटिलिटी फॉल्स, इसलिए हम कम पे करेंगे। इसको हम, बड़ा लंबा सा नाम है इस लॉ का, इसको याद तो कर लेते हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, डिमिनिशिंग होता है कम होता हुआ, गिरता हुआ। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो एक इसकी रीज़न है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब 3 रीज़न हो गई, कौन कौन सी जी? एक हो गई जी इनकम इफेक्ट, एक हो गई जी आपकी जो है वो यू कैन से सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, और तीसरा हो गया जी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो अब बच्चों क्या ये तीनों क्लियर हैं? और यही तीनों रीज़न है कि वाई डिमांड कर्व इज़ नेगेटिवली स्लोप्ड, और यही 3 वजह है कि डिमांड कर्व नेगेटिवली स्लोप्ड क्यों होता है। क्लियर जी? क्लियर है तो जी लिख के एंटर कर दो भाई, ठीक है जी।
नहीं नहीं, 3 माह में नाम याद नहीं होगा, ये वो अब्दुल लतीफ़ भटाई नहीं है भाई। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन, डिमिनिशिंग गिरता हुआ, मार्जिनल यूटिलिटी जो उसका बेनिफिट है, और क्या है उसके अंदर, ऐसे याद हो गया, याद हो भी गया सारे बच्चों को। क्लियर बच्चों, अगर 6 माह में नाम याद होगा तो हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुके, फिर तो मोटर मैकेनिक भी बनना मुश्किल है भाई। है भाई, स्मार्ट हो जाओ, बादाम शदाम खाया करो, ऐसी डरने वाली बातें क्यों करते हो। काम से हुए हाथ से अगर हम किसी चीज़ को हाथ डालेंगे, ऐसे करेंगे, कोई याद नहीं चलेगा। हाँ जी। अच्छा, तो देखिए, ये तो याद रहेगा ना कि किसी शख्स के पास किसी चीज़ की मिकदार ज़्यादा हो तो उसकी कदर कम हो जाती है ना जी। इसलिए मेरे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने मेरी एक ही, नहीं यार ये बात नहीं करनी। अच्छा एनीवे, अब हम बात करते हैं क्या जी, आगे बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ द लॉ। लॉ के अंदर कुछ लिमिटेशंस है। अच्छा, लिमिटेशंस क्या होती हैं? लिमिटेशन होती है हदूद, लिमिटेशन होती है हद, कि जी कोई चीज़ है, उसके उसका लिमिट क्या है, वो कहाँ तक अप्लाई हो सकता है। ठीक है जी, कहाँ तक वो अप्लाई हो सकता है। तो हम इसे कहते हैं कि जनाब इसकी कानून की हद यहाँ तक है, इससे आगे इसने अप्लाई नहीं होना। तो कुछ ऐसी चीज़ें बता दें इसमें ये अप्लाई नहीं होता, ताकि साबित हो जाए कि ये इसकी हद ख़त्म हो गई, इसलिए हम इसको कहते हैं लिमिटेशन। तो पहली लिमिटेशन क्या है? तो लिमिटेशन का मतलब क्या हुआ? लिमिटेशन का मतलब ये हुआ कि व्हाट इज द स्कोप। तो बायॉन्ड द स्कोप जाके जो चीज़ें हैं 2-3 वो बता दी जाए कि इन इनके ऊपर इसका एप्लीकेशन नहीं होता। तो चलिए वो क्या हो सकती है। सबसे पहली चीज़ तो ये याद रखनी है कि लॉ ऑफ डिमांड मार्क ऑफ डिस्टिंक्शंस पे अप्लाई नहीं होता। ठीक है जी, रोल्स रॉयस की कार हो गई, रोलेक्स की घड़ी हो गई, इसके ऊपर लॉ ऑफ डिमांड इम्प्लीमेंट नहीं होता, इसके ऊपर लॉ ऑफ डिमांड जो है वो अप्लाई नहीं होता। ठीक है। अच्छा, तो इसके ऊपर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो डिस्टिंग्विश चीज़ें होती हैं, अगर देखिए आज तक किसी ने ये दुख किया हो कि रोल्स रॉयस की गाड़ी महंगी हो गई है, रोलेक्स की घड़ी महंगी हो गई है, तो लिहाजा क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं जिस पे इंसान क्या फील करता है, प्राइड फील करता है, ये इंटीक्स होती हैं, तो जितनी महंगी हो जाए उतनी ज़्यादा वर्थवाइल होती चली जाती। ठीक है जी, क्लियर है बच्चों? यार स्क्रीन आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगी ना यार, किसी जगह छोटा फ़ॉन्ट भी लग जाता है, नज़र तो आ रहा है ना, बट ठीक है, क्या हो गया। क्लियर बच्चों? मैं नज़र आ रहा हूँ, मेरी टाई नज़र आ रही है, बट ठीक है। अच्छा बच्चों, तो सबसे पहली बात ये कि मार्क ऑफ डिस्टिंक्शन पे ये अप्लाई नहीं होता। भाई समझ आ गया तो जी लिख के एंटर कर दो भाई। राइट है जी, एंड एंटर आर राइट डाउन द क्वेश्चन। ठीक हो गई बात। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, ये जो हुमैरा बेटी है इसको क्या है, ये क्यों नहीं बोलती भाई? भाई आप भी तो कोई जवाब देना भाई, आप आराम से क्यों बैठी हैं? रोज़ा तो भी शुरू हुआ है, अभी तो आगे चलना है। खतीजा बेटी नहीं बोलती, ये अली ज़रार आज चुप बैठा हुआ है। अलमदार इतना बड़ा नाम हमने रख दिया तुम्हारा, तुम बोलते ही नहीं हो यार बात में। है भाई, अलमदार तो वो होते हैं जनाब जो सबसे आगे अलम वाले लोग होते हैं, तुम बोलते ही नहीं हो यार, ये क्या बात हुई। अच्छा, तो जनाब अरीबा है, ये बच्चे बोलते नहीं हैं, बोलेंगे तो फिर बात बनेगी। अच्छा, तो हमारे घर में ना एक ऐसा तोता भी था, वो गानी वाला तोता था, बोलता नहीं था। तो एक दफ़ा हमने किसी तोता एक्सपर्ट के पास ले गए, तोतों के डॉक्टर के पास। उसने कहा जी कि इसके बोलता नहीं है तोता हमारा, इसका कुछ करें। हम चूड़ी भी खिला रहे हैं, सब कुछ खिला रहे हैं। उसने कहा देखें ये कम बोलता है, इसका हल ये कि इसको हरी मिर्चें खिलाएं। हरी मिर्चें खिलाने से हमने कहा जी इसको लगेंगी। उसने कहा यार आप खिलाएं, वो तोता है, बंदा नहीं है आपकी तरह। हमने उसे खिलाई और वो बोलना शुरू हो गया है जी। अच्छा, तो आप बच्चों को भी मेरा ख्याल है कि आजकल जो है ना कोई एक दो हरी मिर्चें खिलानी चाहिए ताकि आप बोलने वाले तोते बन जाएं। अच्छा बच्चों, तो बात ये होगी कि मार्क ऑफ डिस्टिंक्शन है जिसके अंदर हम ये कहते हैं कि ला अप्लाई नहीं होता। इसी तरह ये गिवन गुड पे भी अप्लाई नहीं होता। अच्छा, गिवन गुड कौन सी याद है, हमने कुछ इंफीरियर गुड का जिक्र किया था। तो कुछ ऐसी गुड्स हैं जिनको लोग लो समझते हैं, इंफीरियर समझते हैं, उस पर भी ला अप्लाई नहीं होता। अच्छा, जब वो सस्ती होती हैं तो लोग उन्हें ज़्यादा नहीं खरीदते, बड़ी हैरानकुन बात है, बल्कि उनके भी पैसे निकाल के दूसरे पे लगा देते हैं पकड़ के। अभी मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पे डिस्कस करता हूँ। अभी सिर्फ आप ये याद कर लीजिए कि गिवन गुड पे ये अप्लाई नहीं होता,
बाकी ये उधार रहा, मैं इसको तफसील से बात करता हूँ, लेकिन फ़िलहाल आप सिर्फ याद कर लीजिए कि मार्क ऑफ डिस्टिंक्शन पे अप्लाई नहीं होता, गिवन गुड पे अप्लाई नहीं होता। ठीक होगी, उधार थोड़ा सा चलने दे यार, ये भी अच्छा होता है। उसके बाद आ गया पैनिक सिचुएशन। पैनिक सिचुएशन में लॉ अप्लाई नहीं होता। आप अब याद कीजिए, चंद साल पहले की तस्वीर है और ये मैंने ली थी जाके सड़क के ऊपर, सिर्फ आप लोगों के लिए बनाई थी कि जनाब अगर खामखा कोई शोर मचा दें कि जनाब फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाली है, कल से पेट्रोल अदम दस्तयाब हो जाएगा, मिलेगा ही नहीं। जैसे आजकल लोगों ने रोला डाला हुआ है शुगर चीनी नहीं मिलेगी जी, तो रात हम गए तो जनाब चीनी का सिर्फ एक पैकेट मिला, वो बड़ा महंगा। तो इसकी वजह क्या है कि पैनिक सिचुएशन में भी लॉ अप्लाई नहीं होगा। सूरत हाल अगर ख़राब हो जाएगी, यानी एक अफवाहों का माहौल होगा, तो वहाँ भी लॉ अप्लाई नहीं होगा। अब कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं होगा? मार्क ऑफ डिस्टिंक्शन पे नहीं होगा, गिवन गुड पे नहीं होगा, पैनिक सिचुएशन पे नहीं होगा, और इसी तरह जो है ये लॉ ऑफ गिवन गुड पे अप्लाई नहीं होगा। और इसके अलावा ये लॉ जो है कलेक्शन रिलेटेड विद इमोशन एंड फीलिंग्स, ये इमोशन एंड फीलिंग से मुतल्लिक़ भी चीज़ों पे अप्लाई नहीं होगा। उसकी वजह ये कि उनका ताल्लुक जज्बात के साथ है, तो जो चीज़ें जज्बाती होती हैं उसके ऊपर कोई भी लॉ अप्लाई नहीं होता, चूँकि हम कहते हैं कि वो चीज़ हमें अच्छी लगती है। अब देखिए, अगर आपको एम्पायर स्टेट बिल्डिंग देखने का मौका मिल जाता, अगर आपको जो है वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखने का मौका मिल जाएगा, तो आप ये कहेंगे कि यार जितना मर्जी महंगा कर दो, हमने वो देखना ही देखना है। क्लियर हो गई बात? अच्छा बच्चों, तो रोल्स रॉयस गाड़ी पे मार्क ऑफ डिस्टिंक्शन पे अप्लाई नहीं हो रहा, गिफन गुड है बहुत ही ज़्यादा कामयाब किस्म की, कोई थोड़ी सी इंफीरियर गुड है, उस पर भी अप्लाई नहीं हो रहा, पैनिक सिचुएशन पे भी अप्लाई नहीं हो रहा, और उसके साथ साथ जो है वो कलेक्शन ऑफ इमोशंस चीज़ों पे भी ये अप्लाई नहीं होता, चूँकि उनका ताल्लुक हमारे जज्बात के साथ है। आप महंगी भी करोगे हम ख़रीद लेंगे, आप महंगी भी करोगे हम ख़रीद लेंगे। जैसे बच्चों को स्टैम्प कलेक्टिंग का शौक़ होता है, तो स्टैम्प महंगी भी हो जाती हैं तब भी हम ख़रीदते हैं, चूँकि हमें टिकटें इकट्ठी करने का शौक़ होता है। अच्छा बच्चों, अब आप में से अलमदार बच्चे, मुझे ज़रा आपके पॉइंट समझ नहीं आ रहे, आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्लियर है बच्चे? जी अलमदार भाई, बातें क्लियर है सारी? शाबाश, जी बिल्कुल क्लियर हो गई बात। वो लेके सिटी लेके जाओ आराम से। अच्छा क्लियर है। अच्छा चलें जी, तो इसका मतलब है कानून ने मार्क ऑफ डिस्टिंक्शन पे अप्लाई नहीं होना। क्यों? वो डिस्टिंग्विश चीज़ें हैं, वो तो हमें डिस्टिंग्विश कर रही हैं, महंगी है तो और अच्छी बात है। रोलेक्स की घड़ी 12 लाख की करो ताकि मैं बांधूँ और लोग देखें, और देख के कि हाँ यार बशर साहब ने तो बड़ी आइडियल किस्म की घड़ी बांधी हुई है। अच्छा, गिफन गुड पे अप्लाई नहीं होना। गिफन गुड पे क्यों अप्लाई नहीं होना? वो वैसे ही इन्फीरियर है, उनका प्राइस के साथ ताल्लुक ही नहीं है। पैनिक सिचुएशन जो है उसके अंदर ज़ाहिर है हमने तो ये देखना है कि ये चीज़ कल को मिलेगी नहीं, महंगी भी होगी, ख़रीद लो। पेट्रोल का ड्रम जो है वो 200 रुपये लीटर मिल रहा है, ख़रीद लो, कल से कोई नहीं मिलना, तो पैनिक में भी नहीं चलेगा, वहाँ तो उल्टा हो गया, महंगा हो गया और बिक रहा है। अच्छा, और कलेक्शन जो है जज्बात के साथ, पुरानी इंटीक्स हैं, कोई स्टैचू है, ठीक है जी, आपको कोई मलका एलिज़ाबेथ का स्टैचू मिल जाए, कोई 400 साल पुराना है, आप कहते हैं यार 400 साल पुराने मलका एलिज़ाबेथ थी नहीं, ये 400 साल पहले का है, ले जाओ यार, इसको सॉरी थी, इसको ले जाते हैं, घर जाके सजा देंगे, और जनाब लोग कहेंगे वाह वाह क्या बात है, इनके घर में तो पुरानी पुरानी चीज़ें पड़ी हुई। तो ये चीज़ों के भी कीमत अप्लाई नहीं होती। तो ये बच्चों हो गया हमारा कलेक्शन। ठीक हो गई बात जी? अच्छा, अब बात आ जाती है इम्पोर्टेंस ऑफ द लॉ। लॉ की अहमियत क्या है? चलिए बात करते हैं लॉ की इम्पोर्टेंस में। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि लॉ की इम्पोर्टेंस पे जब हम बात करते हैं तो हमें एक बात तो ये होनी चाहिए कि इस लॉ की मदद से बहुत सारे मामला तय होते हैं। मिसाल के तौर पे सबसे पहली बात तो ये है कि फर्म्स अंडरस्टैंडिंग होती है लॉ ऑफ डिमांड से, बिहेवियर समझ आता है कंज्यूमर का। बिहेवियर समझ आता है किसका? कंज्यूमर का। और यही रीज़न है कि इट हेल्प देम इन फर्दर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस, यानी बहुत सारे बिजनेस की फर्दर अंडरस्टैंडिंग इस बुनियाद पे है कि यार कंज्यूमर की सोच ये है कि अगर हम सस्ता करेंगे तो ज़्यादा बिकेगा। अच्छा, और फिर कुछ ऐसी भी चीज़ें जिसमें ये लाभ लाई नहीं होता, तो फौरी तौर पे हम
अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं कि क्या इस लॉ की बुनियाद पे हम अपनी सेल बढ़ा सकते हैं कि नहीं बढ़ा सकते। तो सेल्स को इंक्रीज करने का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें इसी लॉ से समझ आता है। दूसरी चीज़ जो इसके अंदर आती है वो ये आती है जनाब कि प्राइसिंग डिसीजन, हम कीमत कितनी